Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing the cost of the unemployment in the last part. I am going to give you a review of that. Because of the unemployment, we are going to bear two types of cost. एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट और एक होती है नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट. जब हमने अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर करना है तो हमारे पास दो तरह के आउटपुट्स आते हैं. एक आता है हमारा पोटेंशियल आउटपुट. पोटेंशियल आउटपुट वो है जो हम अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को लगा के अलॉन्ग विद द नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम वो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं. हम वो अमाउंट ऑफ आउटपुट या वो लेवल ऑफ जीडीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. जबकि एक्चुअल आउटपुट वो होता है जो कि हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं. और एक्चुअल और पोटेंशियल के अंदर जो डिफरेंस होता है दैट इज टर्म्ड एज द जीडीपी गैप. और अब एक्चुअल और पोटेंशियल के दरम्यान में डिफरेंस क्यों होता है? वो डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो उतना काम कर नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारे पास जीडीपी गैप प्रोड्यूस होता है. जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा उतना ज़्यादा जीडीपी गैप होता है. और जितना ज़्यादा जीडीपी गैप होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फोरगॉन आउटपुट. फोरगॉन आउटपुट यानी कि वो वाला आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट हमने इतने ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिया. जस्ट बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट आपका आउटपुट जो प्रोड्यूस नहीं हो सका दैट इज टर्म्ड एज द फोरगॉन आउटपुट. और फोरगॉन आउटपुट इज एक्चुअल द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, और इसको हम जीडीपी गैप भी कहते हैं. नाउ ये जो हमारा फोरगॉन आउटपुट है, यहाँ हमारा जो एक्चुअल द रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द लेवल ऑफ द जीडीपी है, ये सबसे पहले क्वांटिफाई किया था ओकन ने, और थ्रू द लॉ ओकन्स लॉ. इकोनॉमिस्ट दैट whose name was the author Oken, and he was first to quantify the relationship between the unemployment and GDP. और इसकी स्पेसिफिकेशंस जो उसने दी थी, इट वाज लाइक दैट फॉर एवरी 1% ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अबव द नेशनल रेट a negative GDP gap of 2% occur. It means the difference between the actual unemployment rate and the national unemployment rate, जितना difference होगा उसका डबल आपका GDP gap produce होगा. I am going to explain to you it further in the form of the CP, जो कि आप करेंगे in the form of the class participation. और ये जो चीज़ होती है that is termed as the Oken law. The absolute loss of the output associated with the unemployment rate can be calculated as like this. For example, in the 2012, the unemployment rate is equal to 7.4% actual and natural rate of unemployment is equal to 6%. So, we have got two types of unemployment rates. एक rate है आपका natural rate of unemployment जो कि आपका हमेशा होता है पीक के ऊपर, और दूसरा है आपका एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और आपका एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इज इक्वल टू 7.4. इट मीन्स आपकी इकोनॉमी पीक पे नहीं है, नाउ आपकी इकोनॉमी रिसेशन पे आ गई है. जब आपकी इकोनॉमी पीक के ऊपर होती है, जो आपका नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इट इज कम्पोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स. वन इज अ फ्रिक्शनल एंड अदर वन इज द स्ट्रक्चरल. नाउ दिस 7.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके अंदर तीनों तरह की अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई हैं, जिसके अंदर आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है और आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है. अब वो जो आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ द फैक्ट योर इकोनॉमी हैज एंटर्ड इनटू द रिसेशन. Now, there are two types of unemployment rate. One is the natural rate of unemployment and the other one is the actual. You have to take the difference between the actual and natural. Now, difference is equal to 7.4 minus 6 and the answer is equal to 1.4%. Now, this 1.4% is actually your frictional unemployment. Whatever your frictional unemployment is, double it and you will be able to find out your GDP gap. Now, GDP gap को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? हमने सिंपल अपना एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और आपका जो नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो डिफरेंस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड द आंसर इज इक्वल टू 2.8%. नाउ दिस जीडीपी गैप इज इक्वल टू 2.8%. नाउ आपके पास सपोज एक्चुअल जीडीपी दिया गया है कोई भी वैल्यू, तो आप उसका 2.8% को फाइंड आउट करेंगे और आप उसको पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअल में ऐड कर देंगे. और अगर आपको पोटेंशियल आउटपुट दिया गया है तो फिर आप उसका 2.8% फाइंड आउट करेंगे और एक्चुअल को फाइंड आउट करने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे. मैं इसको दोबारा से आपको बताऊंगी इन द फॉर्म ऑफ द सीपी. Hence the economy sacrificed, for example, this is it,
दिस इज द जो डाटा लिया था उसके हिसाब से द इकोनॉमी ने सेक्रीफाइस किया था 205 बिलियन ऑफ द रियल आउटपुट बिकॉज ऑफ द नेशनल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट वाज नॉट अचीव व्हाई इट वाज नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपकी इकोनॉमी पीक में रहने की बजाय रिसेशन में आ गई थी एंड व्हेनेवर यू आर इन अ रिसेशन यू आर फेसिंग द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट और इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया जा सका दैट इज टर्म्ड एज द foregone output or the GDP gap. So here the actual output is less than the potential. So potential output हमेशा बच्चे आपका होता है at the level of the peak और actual output होता है in the form of the recession. So इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हमेशा होता है पीक पे और आपका जो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज इन द एक्चुअली इन द रिसेशन सो यू हैव टू टेक द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द नेशनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वट एवर द डिफरेंस इज यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड द रिजल्ट इज योर जीडीपी गैप इफ सम वैल्यू इज गिवन टू यू देन इन दैट केस आप उसका परसेंटेज लेंगे अगर आपको पोटेंशियल दिया गया है पोटेंशियल से एक्चुअल पे जाने के लिए आप उसमें वो जो डिफरेंस है परसेंटेज का उसमें माइनस करेंगे और अगर आपको एक्चुअल दिया गया है एक्चुअल से पोटेंशियल पे जाने के लिए उस डिफरेंस को आप उसके अंदर ऐड करेंगे सो दिस इज सम डाटा व्हिच आई हैव टेकन फॉर यू जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है दैट व्हाट यू मीन बाय द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे पहले होता है हमारी टोटल आबादी जो हमारी आबादी होती है दैट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन अब उस आबादी को हम आगे से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब टू यू और ये 3 हिस्से होते हैं एक स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 एज टू अबाउट 16 ईयर्स दूसरा होता है 16 ईयर्स टू 60 एंड आफ्टर दैट 60 एंड ग्रेटर देन 60 सो ये दरमियान वाला जो हिस्सा है दैट इज अबाउट 16 ईयर्स टू द 60 दैट इज आवर पोटेंशियल लेबर फोर्स ठीक है अब उस पोटेंशियल लेबर फोर्स के अंदर से हमारी एक्चुअल लेबर फोर्स कितनी होती है जिसके अंदर आपकी पहले कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो गई दैट द आपकी जो एज है इट रेंजेस फ्रॉम द 16 ईयर्स टू द 60 ईयर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है यू मस्ट हैव विलिंगनेस टू वर्क विलिंगनेस टू वर्क का पता कैसे चलेगा आपने पिछले 4 हफ्तों में जॉब ढूंढने की कोशिश की होगी एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक व्हिच यू शुड हैव इज दैट योर एबिलिटी टू वर्क इट मींस यू आर मेंटली एंड फिजिकली एबल टू डू वर्क ठीक ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो हमारे पास आती है हमारी लेबर फोर्स सो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी जो लेबर फोर्स है दैट इज अबाउट 51.9% यानी कि हमारी आबादी का आधा हिस्सा दैट इज आवर लेबर फोर्स इट मींस कि उनकी एज रेंजेस फ्रॉम 16 टू 60 इयर्स नंबर 2 दे आर एबल टू वर्क एंड नंबर 3 दे आर विलिंग टू वर्क सो अमंग मेल यानी कि टोटल 100% आबादी मेल्स की है उसके अंदर हमारी जो लेबर फोर्स है इट इज अबाउट 81.1% ठीक इसमें जो बाकी रह गए हैं इसका मतलब है कि वो लोग हैं जो कि आपकी विलिंग मेंटली या फिजिकली एबल नहीं होंगे या उनके अंदर विलिंगनेस टू वर्क नहीं होगी और तीसरी चीज जो फीमेल्स के अंदर है इट मीन्स दैट इज अबाउट 22.8% इसका मतलब ये है कि हमारी जो लेबर फोर्स है जो आबादी है जो 16 से लेकर 60 साल की उम्र तक की फीमेल्स की है उसमें से सिर्फ 22.8% फीमेल्स काम करती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स विच रिस्ट्रिक्ट देम टू डू वर्क ओके एम्प्लॉयमेंट टू द पॉपुलेशन रेशियो ये रेशियो है कि जी आपकी टोटल आबादी में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं यानी कि पाकिस्तान की पूरी आबादी है 100% उसमें से 48.9% लोग एम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान में पूरे मेल्स की आबादी है 100% उसमें 77.2% लोग एम्प्लॉयड हैं एंड पाकिस्तान की पूरी आबादी है 100% फीमेल्स की उसमें से सिर्फ 20.9% फीमेल्स आर एम्प्लॉयड नाउ देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन केस ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 5.7% among male it is 4.9 but among females is about double it's 8.5 now why the unemployment rate among the females is greater than that of the male it is because of the different factors because in our society फीमेल्स के लिए हम लोग हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ प्रोफेशंस हैं उसमें डॉक्टर्स टीचर्स और एक दो और प्रोफेशंस को आप ऐड कर लें जिसमें सोशली एंड एक्सेप्टेबल एंड दे अप्रिशिएटेड दैट द फीमेल्स आर बीइंग वर्किंग इन दिस सेक्टर सो उसके अलावा फीमेल्स ने जब जॉब ढूंढती हैं और उनके बहुत सारा कंसर्न्स होते हैं लाइक देयर सिक्योरिटी इश्यूज एंड देयर प्राइवेसी एंड लॉट्स ऑफ द अदर फैक्टर्स आर देयर सो दैट्स व्हाई they are high there is high unemployment rate among the females as compared to that of the males
So unequal burden of the unemployment exists whenever there is the unemployment. For example, in the current days in the Pakistan, there is the verge of the unemployment. आपके यहाँ पास unemployment है, लेकिन ये जो unemployment होती है या बेरोजगारी है, इसका जो burden है या इसकी कॉस्ट है, सब लोग इक्वली पे नहीं करते. कुछ लोग इसकी कॉस्ट ज़्यादा पे करते हैं, कुछ लोग इसकी कॉस्ट कम पे करती हैं. कैसे? रेट्स आर लोअर फॉर द वाइट कॉलर जॉब्स. वाइट कॉलर जॉब्स आर योर एग्जीक्यूटिव जॉब्स. जब भी आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट की वेव आएगी या आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे या किसी भी तरह का आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम जिन किन लोगों को अफेक्ट करती है, हु आर ऑन द एग्जीक्यूटिव जॉब्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट जो उनकी जॉब्स होती हैं उनके लिए इसके पास इतने ज़्यादा स्किल्स होते हैं, और इन अदर वर्ड्स दे आर बिकम वेरी मच नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें किसी भी सूरत में जाने नहीं देती. टीनेजर्स हैव द हाईएस्ट रेट बिकॉज ऑफ द फैक्ट टीनेजर्स के पास स्किल्स कम होते हैं, एजुकेशन कम होती हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर जो उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होते हैं. सो अफ्रीकन अमेरिकन हैव हाई रेट्स देन द वाइट्स. रेसिज्म पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली रेलेवेंट टुवर्ड्स दैट ऑफ द अमेरिका. रेट्स टू द मेल्स एंड फीमेल्स आर कंपेरेबल दो फीमेल्स हैव अ लोअर रेट इन द 2002. पाकिस्तान के अंदर दिस इज द डाटा व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम द American indicators, but as far as the Pakistan is concerned, Pakistan के अंदर मेल और females का unemployment rate is not the same. Less educated workers on average have higher unemployment rates than the workers with more education. Same is the case. जिन लोगों के पास ज़्यादा education होती है, obviously उनके पास skills ज़्यादा होते हैं, they become more necessary for the organization. तो organization को इतनी आसानी से dispose of या उनको forego नहीं कर सकती. अब जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसके अंदर एक और टाइप होती है, दैट इज टर्म्ड एज अ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन सी होती है? जिसमें आप 15 हफ्ते यानी कि इसका मतलब है अबाउट 4 महीने, मोर देन आप 4 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहते हैं. सो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज मच लोअर देन द रेट ऑफ द ओवरऑल रेट. आपका जो ओवरऑल रेट है उसके मुकाबले में आपका लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है. इट मीन्स दैट लोगों को 4 महीने से पहले ही कोई ना कोई जॉब मिल जाती है. Now there is a non-economic cost of the unemployment. Non-economic cost includes the loss of the self-respect, social, political unrest. It means whenever some person is unemployed, उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए ऑब्वियसली किसी ना किसी के से कोई ना कोई चीज़ मांगनी पड़ती है, और इट लीड्स टूवर्ड्स द लॉस ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी वजह से आपके डोमेस्टिक वायलेंस में भी इंक्रीज होता है, आपका क्रिमिनल रेट बढ़ता है. फॉर एग्जांपल फैक्ट्री एक स्टडी की गई थी इन द फैसलाबाद, जब इन द सर्दियों में उनके पास गैस की सप्लाई नहीं थी, सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी थी, तो फैसलाबाद में मोबाइल स्नैचिंग और आपका बाकी छोटे मोटे क्राइम्स की रेट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था. वजह क्या थी? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दे वर अनएम्प्लॉयड, एंड व्हेन एवर दे वर अनएम्प्लॉयड, द पर्सन वर अनएम्प्लॉयड, उनको अपनी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए किसी ना किसी शक्ल में पैसे चाहिए. इफ दे आर नॉट गेटिंग इट थ्रू इन अ फेयर वे, दे विल गेट इट इन द अदर वे, एंड इट कुड लीड्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल अनरेस्ट. इट कुड हैव मतलब लेबर मिल के और कोई ना कोई एक तहरीक चला सकते हैं जिसको अपोजिशन यूज कर सकती है, एंड इट लीड्स टुवर्ड्स द पॉलिटिकल अनरेस्ट. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल इज एक्चुअली द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी. And what do you mean by the economic activity? Economic activity is actually your GDP. There are actually the 4 phases of the business cycle. One is the peak, the other one is recession, the third one is trough, and fourth one is the recovery. Business cycle कब complete होता है? When you move from one peak to another peak, or when you move from the one trough to another trough. There were different reasons for the business cycle. For the occurrence of the business cycle, it was like political unrest, shocks, price stickiness, financial burst and bubbles, monetary phenomena, etc. लेकिन सारे के सारे school of thought एक चीज़ पे agree हैं कि that is the decrease in the लेवल ऑफ द एग्रीगेट स्पेंडिंग्स के, जब आप अपने खर्चे कम कर देते हैं. और 2 चीज़ें जो आर एसोसिएटेड विद दैट ऑफ द बिजनेस साइकिल, दे आर अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन. सो इस चैप्टर में हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखा, व्हाट यू मीन बाय द अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपकी इकोनॉमी कौन सी कॉस्ट पेयर करती है,
वन इज द इकोनॉमिक कॉस्ट, अनदर वन इज द नॉन इकोनॉमिक कॉस्ट, और इसकी वजह से हम कितना आउटपुट फोरगो करते हैं, जो कि ओकुन्सला ने अपने लॉ में डिस्क्राइब किया था, डैट कि आपका जितना वट एवर योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज, उसका डबल इज इक्वल टू योर लेवल ऑफ द GDP गैप. So this is the end of the chapter. Till then, Allah Hafiz.